Good morning, all of you. Officially, today we are going to start financial statements with adjustment. With adjustments. So now adjustment means what? हमने हालांकि कल इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था स्टूडेंट्स. Adjustment means what? अभी आते हैं इसके ऊपर वापस से गहराई से स्टडी करते हैं. As we discussed in the last chapter, the main objective of financial statement is to ascertain. क्या है main objective? So number one, net profit calculate करना. Number two, assets and liabilities का पता लगाना कि फाइनली कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है मार्केट के अंदर. राइट. इन दिस चैप्टर आल्सो वी हैव टू प्रिपेयर द सेम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बट के बाद कहानी चेंज आ रही है. क्या है स्टोरी? द मेजर चेंज इज ऑफ एडजस्टमेंट्स. और एडजस्टमेंट कल हमने डिस्कस किया था, आज वापस डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेन करूंगा इसको, इजी बनाते हैं चैप्टर जल्दी से. ठीक है. एज वी नो, ऑल दी ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल. अग्री करेंगे आप सब? जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, देन लेजर में पोस्टिंग, देन समराइज करते थे ट्रायल बैलेंस में, देन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर. आपने यही तो सीखा था पिछले चैप्टर में. तो सर प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम देखिए, बट समटाइम्स देयर आर सम ट्रांजैक्शंस remains unadjusted till the end of the year or needs some modification or correction known as adjustment. सर नहीं समझ आया. जैसे कि मैं कहूं रेंट पे किया, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है रेंट पे किया, सपोज 18,000. हाउ मच अमाउंट? 18,000. एंड बिलो द क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि पर मंथ जो रेंट देना चाहिए था, पर मंथ रेंट टू बी पेड, और उसका अमाउंट मैं लिख रहा हूं आपके सामने एट द रेट ₹2,000. तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कम पे किया या ज्यादा पे किया? एनी कमेंट बच्चों? क्या लगता है? बताइए, दिमाग लगाइए, यूज योर माइंड. क्या फील हो रहा है? क्या मिस्टेक आ रहा है? हम ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रेंट पेड 18,000 एंड बिलो द क्वेश्चन हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पर मंथ रेंट टू बी पेड ₹2,000. व्हाट डज इट मीन? क्या है इसका मीनिंग? यस बच्चों, हैंड रेज कीजिए. आउटस्टैंडिंग है. 100% सर आउटस्टैंडिंग है. 6,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है. राइट. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. जिसने ये सोचा, वेरी गुड बेटा. इट मींस सर नीचे जो इंफॉर्मेशन थी, या तो वो मॉडिफिकेशन कह सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें जिसे अभी तक हमने एडजस्ट ही नहीं किया सर, इन सभी को हम, या उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है सर, इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं. इज इट ओके? इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं. एंड इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट एडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज हैविंग टू साइडेड इफेक्ट्स. ये कभी मत भूलना बच्चों, एडजस्टमेंट्स के हमेशा टू इफेक्ट्स होते ही होते हैं. कंफर्म फिक्स है ये बात, कभी चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो आज की क्लास में हमने आपके साथ अभी तक बेसिक डिस्कशन किया. जो बच्चे लेट आए थे, 1 मिनट का रिकैप करा देते हैं कि हमने क्या पढ़ा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन थीम क्या है स्टूडेंट्स? सर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना बिजनेस की. जो कैसे पता लगाते हैं सर? बाय असेट्स एंड लायबिलिटीज पता लगाते हैं कि कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है. लास्ट चैप्टर में भी ये था और करंट चैप्टर में भी यही है सर. ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एज इट इज, इट रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहे हैं? कुछ एडजस्टमेंट्स. फिक्स है अराउंड 14 to 15, और आज उसमें से हम ऑफिशियल तरीके से 4 से 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट करने वाले हैं. आइए. एडजस्टमेंट मींस व्हाट सर? वो टर्म्स, वो ट्रांजैक्शंस जिसे अभी तक हमने अकाउंट्स में एडजस्ट नहीं किया, वो चीजें जिसमें या तो कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है या उसमें कुछ और चेंजेस हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है.
ट्रायल बैलेंस में रेंट दे रखा है 18,000 और नीचे हमने इंफॉर्मेशन दी कि सर एक्चुअल में रेंट पे करना था 2,000 पर मंथ। ठीक है, अब आप इसके आगे चेक कीजिए, जो अब आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसमें मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूं जरा चेक करना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर हमें पता है डेबिट में हम क्या शो करते हैं, यस बच्चों डेबिट में क्या शो करते हैं, एक्सपेंसेस एज पर दी रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। हमें पता है ट्रेडिंग पी एंड एल कौन से अकाउंट का पार्ट है, नॉमिनल, और डेबिट में हम क्या शो करते हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सपेंसेस के बारे में क्या 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 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सर जब भी हम डेबिट में एक्सपेंसेस लिखेंगे क्या लिखना होगा हमें, एक्चुअल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। हमें केवल लाइफ में कभी भी हम अगर ट्रेडिंग या पीएनएल बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन से एक्सपेंसेस दिखाने हैं डेबिट में, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो केवल करंट ईयर से ही रिलेटेड हो। एज वेल एज इन क्रेडिट साइड अगर हम अपनी इनकम शो करेंगे कौन सी, एक्चुअल, कौन सी इनकम शो करेंगे, एक्चुअल। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो क्रेडिट में मुझे लिखनी चाहिए एक्चुअल रेवेन्यूज। सर वो रेवेन्यू जो केवल और केवल करंट ईयर से ही रिलेटेड है, एक्चुअल रेवेन्यूज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। सर व्हाई व्हाट इज द पर्पस, ऐसा क्यों लिखा आपने, क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है स्टूडेंट्स, और वो रीजन क्या है, टू असरटेन, टू कैलकुलेट, टू असरटेन ऑब्लिक टू कैलकुलेट actual net profits earned in a particular year, right बच्चों? एक्चुअल नेट प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको डेबिट में एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखने होंगे और क्रेडिट में एक्चुअल रेवेन्यूज लिखना होगा, राइट? earned in a particular year, earned in a particular year। कैसे निकालेंगे सर, लास्ट में क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो अब इसकी थोड़ी सी गहराई पे भी आ जाते हैं। सर अगर कोई एक्सपेंस हमने कम पे किया, अगर हमने कोई एक्सपेंस कम पे किया, ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। और कम पे किया तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या नाम देते हैं, लाइफ में कभी मत भूलना सर, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट हमने पैसा दिया ही नहीं सर, हमने पैसा दिया ही नहीं सर, कम पे किया, ऐड कर दो सर, कोई टेंशन नहीं है, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और अगर हमने ज्यादा पे कर दिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अभी से पे कर दिया सर, उसे हम लेस कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, और उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि एक्सपेंसेस में दो ही गड़बड़ हो सकती है, या तो कुछ कम पे किया या कुछ ज्यादा पे किया। अब वो जजमेंट करना इट्स नॉट इजी, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्रेडिट में हम अपनी रेवेन्यूज दिखाते हैं, इनकम्स दिखाते हैं, कुछ भी रेवेन्यू रिसीव हुआ, कमीशन मिला, रेंट मिला, अगर कम मिला, अगर कम मिला तो उसे क्या कर देंगे सर, इसे हम ऐड कर देंगे सर। और कम मिला इसको हम क्या नाम देते हैं सर, accrued income, the income which we have earned but money not yet received, right? अब जरा सोचिए, ईयर एंड हो गया, आपको कमीशन मिलना था 10,000 बट मिला ओनली 4,000, 6,000 कम रिसीव हुआ, कोई बात नहीं सर, वो हमारा इनकम है, ऐड कर देंगे सर। और अगर कोई इनकम हमें ज्यादा रिसीव हो जाए गलती से, जिसे हम अनअर्न इनकम कहते हैं, इफ यू रिमेंबर, अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर ये करंट ईयर का नहीं है, इसे हम लेस कर देंगे सर, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इसे हम अनअर्न या एडवांस इनकम कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, ये हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, बच्चों से डिस्कस किया था। यस बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज टेल मी। इस प्रेजेंटेशन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ गए जो आपके पेपर में 100% आएंगे, 100%। चले आगे, अब इसको डिटेल में समझें। अभी तो मैंने कहा समझा, अभी तो मैंने एकदम आइडिया दिया है, अब इससे डिटेल में समझते हैं। पहला एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक आता है। व्हाट डज इट मीन सर, गुड्स लाइन unsold, goods lying unsold at the end of the year, goods lying unsold at the end of the year is known as closing stock,
नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। सर ये वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। अब सबसे पहले हमें डिस्कस करनी चाहिए इसकी जर्नल एंट्री। क्या होती है इसकी जर्नल एंट्री, जरा सोचिए। सर असेट होता है ये, तो ईयर के एंड में हम क्या एंट्री पास करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग। हालांकि इस चैप्टर में फिर मैं आपको बता दूं कि हम आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछने वाले, बट फिर भी कभी कोई और पूछ ले या एक नंबर में पूछ लिया तो अब हमें क्या बताना है इसके बाद, सर इसके दो इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन आता है तो उसके दो इंपैक्ट्स आते ही आते हैं। नंबर वन इम्पैक्ट कहां आता है, अब ये आपको पहले समझना है फिर दिमाग में स्टोर करके रखना है। सर इसका पहला इंपैक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के CR में। याद कीजिए आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे और क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इंपैक्ट कहां आता है इसका, सर बैलेंस शीट की असेट में, बैलेंस शीट की असेट साइड में। फिनिश, खत्म। अब डिटेल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ेंगे, फिर इनके एग्जांपल्स लेंगे, तब जाकर आप कहेंगे कि हाँ सर हमें समझ में आया। द एक्सपेंस which is due, the expense which is due, but amount not yet paid till the end of the year। वो खर्चा जो इस करंट ईयर का है, बट अमाउंट नॉट येट पेड टिल द एंड ऑफ द ईयर। ईयर एंड हो गया लेकिन आपने पैसे अभी तक नहीं दिए पूरे, उसे क्या कहते हैं सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपने इसकी भी जर्नल एंट्री पढ़ी थी जर्नल चैप्टर के अंदर, अभी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, अभी भी आप रीचेक कर सकते हैं। सर इसकी जर्नल एंट्री होती है, सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं आप सभी को, आपने रेंट पे किया 5000, क्या एंट्री होती है सर, रेंट अकाउंट DR टू कैश, रेंट अकाउंट DR टू कैश। रेंट क्या है सर, एक्सपेंस है। और अब मैं अपनी बात से पलट रहा हूं, मैं कहूं रेंट देना था बट आपने दिया ही नहीं, बट आपने पे ही नहीं किया, तो व्हाट शुड बी दी एंट्री, सर एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा, भले वो रेंट हो, भले वो सैलरी हो, भले वो कमीशन हो। अगर पे कर देते तो टू में कैश या बैंक आ जाता, अगर पे कर देते तो टू में कैश या बैंक आ जाता। हमने यहाँ पे नहीं किया तो टू में कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आप जरा सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप पे करते थे, एक्सपेंसेस की अमाउंट पे करते, तो आप लिखते एक्सपेंस दिया टू कैश, भले वो रेंट है तो रेंट दिया टू कैश, सैलरी है तो सैलरी दिया टू कैश, कमीशन है तो कमीशन दिया टू कैश या बैंक, व्हाटएवर। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा पे नहीं किया, रेंट देना था बट आपने नहीं दिया, द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी देना था नहीं दिया, सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसके भी दो इफेक्ट पे आ जाते हैं, इफेक्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं इसके दो इफेक्ट्स, नंबर वन सर, ट्रेडिंग या P&L, जहां पे भी एक्सपेंस आता है, जहां पे भी एक्सपेंस आता है पर्टिकुलर जो हमने कम पे किया, वो अमाउंट ऐड हो जाएगी जितनी आपने कम पे की। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी पे किया था 11,000 रुपीज, सैलरी 11,000 पेड, और अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ₹1,000 इज आउटस्टैंडिंग, ₹1,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो मैं एक्चुअल सैलरी 11,000 प्लस 1,000 12,000 शो करूंगा, क्योंकि एक्चुअल सैलरी 12,000 बनती है। सर लेकिन एक क्वेश्चन है, सच में पे तो किया ही नहीं है सर, सर पे तो 11,000 किया, तभी तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर ये लायबिलिटी है, कैश भले आप अगले साल दो, एक्सपेंस कौन से ईयर का माना जाएगा, करंट ईयर का। चलिए एक बात डिस्कस करते हैं। आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने सपोज 11th की फीस अगले साल पे की, सपोज 10,000 आपने नेक्स्ट ईयर पे की, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट्स के नजरिए से अराइज हो रहा है कि उसे एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का माना जाना चाहिए या करंट ईयर का। क्या बोलते हो भाई, हैंड रेज करो और एक्सप्लेन करो, अनम्यूट करके एक्सप्लेन करो। आपकी 11th की कुछ फीस आपने 12th में पे किया आपके पेरेंट्स ने, क्या वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा या करंट ईयर का,
यस यस यस, कौन से ईयर का? नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर? आपने करंट ईयर की कुछ फीस थी 11th की जो स्कूल को नेक्स्ट ईयर में पे की। कैश कब जा रहा है? नेक्स्ट ईयर। एक्सपेंस कौन से ईयर का माना जाना चाहिए? नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर? स्टूडेंट, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। बोलो बोलो ईशान। यस सर प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर मत बोलो, आप ऑप्शन सुनो। करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर में आप 12th में, करंट ईयर का माना जाएगा या नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा, ये बताओ। सर नेक्स्ट ईयर। मतलब आप जब 12th में आएंगे, आपके पेरेंट्स ने 11th की कुछ फीस 12th में पे की जो 11th की थी, तो उसे नेक्स्ट ईयर का माना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। एनीबडी एल्स? रिया, मनीष, लक्ष्य, एनीबडी एल्स? एनीबडी? गर्व? अब सब चुप है, सब चुप है। ऐसे बहुत बोलेंगे। गर्व बताओ, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? यस सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ना सर। द क्वेश्चन सर इज, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि पहले से ड्यू चलती आ रही है। नहीं आउट्स पहले से ड्यू चलती आ रही है, आप समझिए क्वेश्चन समझिए। अभी आप ये देखिए, क्वेश्चन करंट यू आर इन 11th क्लास इन करंट ईयर। आप अभी सब कौन सी क्लास में स्टूडेंट्स? 11th क्लास में, राइट। आपने 10,000 फीस स्कूल की अभी कम पे की ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सिंपल। नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में आए तो स्कूल ने कहा हाँ जी बोर्ड का पेपर है, लाओ फीस लाओ पुराने 10,000। आपके पेरेंट्स ने नेक्स्ट ईयर में जब आप 12th में आए 11th की 10,000 फीस पे कर दी। कब पे की? नेक्स्ट ईयर में। अब इसे एक्सपेंस करंट ईयर का माना जाना चाहिए या नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करना चाहिए? एक्सपेंस करंट ईयर का सर, करंट ईयर का। करंट ईयर ही आएगा सर। ऑब्वियस सी बात है सर, करंट ईयर में, बिकॉज द एक्सपेंस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। डजंट मैटर, अकाउंटिंग कंसेप्ट यही तो कहते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट यस सर, जब एक्सपेंस होता है तब माना जाता कम है। पे किया या ज्यादा पे किया, हमें तो करंट ईयर का दिखाना है। कैश कम पे किया तो ऐड कर दो। अब ऐड करने का मीनिंग क्या हुआ? हमने इसे करंट ईयर के अंदर ऐड कर दिया और एक्चुअल एक्सपेंस दिखा दिया। कैश भले नेक्स्ट ईयर में दे रहे हो, वो एक्सपेंस करंट ईयर का माना जाएगा क्योंकि वो करंट ईयर का है, 12th का थोड़ी ना है। भले आपके पेरेंट्स ने 12th में दिया, वो खर्चा कौन से ईयर का है? सर जब हम 11th में थे। डजंट मैटर आप कैश कब देंगे, इट इज ओके। आई थिंक अब आपके दिमाग में कहानी क्लियर हो चुकी है कि हमें अकाउंट्स में एक्चुअल एक्सपेंसेस से मतलब होता है। कैश भले आप लेट दे दो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं ना, मेरी इनकम के अकॉर्डिंग। आपकी जॉब लगी, अप्रैल में जॉब लगी, अप्रैल की सैलरी कब मिली? मई में। अप्रैल की सैलरी कब मिली? मई में। तो मार्च, अब अप्रैल के बाद मई जून, नेक्स्ट मार्च भी आएगा। मार्च की सैलरी कब मिलेगी? अगली अप्रैल में। सर आपका एक ईयर कंप्लीट हुआ अप्रैल से लेकर मार्च तक, 12 मंथ्स में। सैलरी आपको कैश जो रिसीव हुई है 11 मंथ्स की रिसीव हुई है। 1 अप्रैल को आपकी जॉब लगी थी, जरा सोचना आप, 1 अप्रैल को आपकी जॉब लगी, अप्रैल की सैलरी ऑफ कोर्स मई में मिलेगी, मई की जून में, फिर जैन की फैब में, फैब की मार्च में, और मार्च की सैलरी अगले फाइनेंशियल ईयर में। इट मींस आपको कैश में सैलरी कितने मंथ्स की रिसीव हुई करंट ईयर में? 11 मंथ्स की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितने मंथ्स की सैलरी दिखानी पड़ेगी हमें, या दिखानी चाहिए? 11 मंथ्स या 12 मंथ्स बताइए? 11 मंथ्स की। सर 11 मंथ। 11 मंथ्स बच्चों का आंसर आ रहा है। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? आप सभी का आंसर गलत है। 100% आप सभी का आंसर गलत है। बेटा सोचिए, इतना भी इजी नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैश नहीं मिला तो क्या हुआ? अरे मार्च की सैलरी अगर अप्रैल में मिली तो क्या हुआ? एक्रूअल कंसेप्ट। अरे बार बार यही, ये देखो, आ जाओ इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। सर एक्चुअल रेवेन्यू तो 12 मंथ्स की है ना, पैसा अगले महीने। फिर वही बात, अगर मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिली तो काम तो मार्च का किया है ना आपने। मार्च में टाइम पास तो नहीं किया था, छुट्टी तो नहीं ली थी पूरे महीना, सैलरी ये तो नहीं मिलेगी ही नहीं। सर मिलेगी ना नेक्स्ट मंथ। अच्छा अप्रैल में मिली तो क्या वो नेक्स्ट ईयर की सैलरी कंसीडर होगी? नहीं सर, एक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है। रियल लाइफ की बात आप डिस्कस कर रहे हैं मिलकर। एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है भले वो पैसा मिला या नहीं मिला, काम तो इसी करंट ईयर का था ना। मार्च करंट ईयर में ही आता है। पैसे अगर अगले महीने मिल रहे हैं तो क्या अगले साल की इनकम में कंसीडर करेंगे?
100% गलत। 12 मंथ्स की सैलरी कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर आप चाहे तो 11 मंथ्स की कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गलत होगा। इनकम टैक्स कहता है कि भैया 12 महीने काम किया, 12 महीने की सैलरी शो कीजिए। पैसा 2 महीने लेट मिला तो क्या हुआ भाई, है तो करंट ईयर का ही। नेक्स्ट ईयर में कैश मिला तो क्या नेक्स्ट ईयर की इनकम मान लोगे? गलत। हमने कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस पढ़ा था, याद कीजिए। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल लोग ऐसा काम करते भी हैं कई बार कि जो कैश आ गया वो हमारी इनकम है और जो कैश चला गया वो हमारा एक्सपेंस है, जो 100% करेक्ट नहीं है। इज इट ओके? आप जरा सोचिए, 12 मंथ्स की नहीं मिली तो क्या हुआ? वो 12th मंथ की डूबी थोड़ी ना है, अगले महीने मिल जाएगी। तो क्या अगले महीने की इनकम मानेंगे? नहीं सर, अप्रैल से मार्च तक का इनकम पूरा 12 मंथ्स का कंसीडर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये धीरे धीरे भी आप अकाउंट्स में परफेक्ट बनेंगे। इट टेक्स सम टाइम, लेकिन अक्रूवल बेसिस चलता है लाइफ में हमेशा। अक्रूवल कंसेप्ट आगे आइए। प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा इसके अंदर भी डिस्कशन कर लेते हैं। the expenses which is related to next year, the expense which is related to next year but amount paid in advance, but amount paid in advance is known as prepaid expense। सर नेक्स्ट ईयर का खर्चा था, हमने करंट ईयर में ही पे कर दिया। एक्सपेंस था नेक्स्ट ईयर का, पे हमने करंट ईयर में ही कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, वो प्रीपेड कराते हैं ना बेटा, फिर एंजॉय करते हैं, फैसिलिटी लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि अगर 1 महीने का रिचार्ज कराए तो उससे पहले कनेक्शन कट जाए, नहीं कटेगा, बिकॉज यू हैव पेड इन एडवांस। सर इसकी भी जर्नल एंट्री बता दो। आइए इसकी जर्नल एंट्री, हालांकि जर्नल के टाइम में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू एक्सपेंसेस। इसका डिटेल वर्जन, डिटेल स्टोरी में अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेन हमारा जो टास्क है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इंपैक्ट बताना। नंबर 1 इंपैक्ट, सर ज्यादा पे कर दिया, ज्यादा ट्रेडिंग या पी&एल, जहां पे भी आपने जो एक्सपेंस ज्यादा पे किया वहां पर इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। सर क्यों? आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपने सैलरी पे किया, आपने सैलरी पे किया और ये ट्रायल बैलेंस में गिवन था सपोज 20,000, और नीचे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो पॉइंट क्या है जरा देखना बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1, सैलरी ऑफ ₹4,000 is related to next year, is related to next year। तो इट मींस इस साल की एक्चुअल सैलरी कितनी हुई, 20 या 16? सोच लो, सोच लो आप सारे। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल द आंसर। सैलरी पे किया 20 और नीचे हम कह रहे हैं सैलरी ऑफ 4,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। क्या करेंगे सैलरी का एक्चुअल एडजस्टमेंट? बोलो 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 बच्चों बोलो। तो 16 हो जाएगी, माइनस कर देंगे। 16 होगी कैसे? जब हम 4,000 को माइनस कर देंगे। यानी कि ये बात पत्थर की लकीर है, ये जो एडजस्टमेंट है हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये समझ गए तो टेंशन ही खत्म। और सर लेकिन सर एक बात है सर, सर हमने कैश तो पे कर दिया ना, अगले साल क्या वापस से पे करेंगे उस एम्प्लॉय को सैलरी? नहीं नहीं नहीं। तभी तो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या आता है सर, इसे असेट में शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये 4,000 रुपीज हम अगले साल वापस पे नहीं करेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे ने नेक्स्ट ईयर की 3 मंथ्स की फीस अभी से दे दी तो वो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर आप वापस पे नहीं करेंगे। गॉट इट? एक्सपेंस में दो ही तो गड़बड़ है, या तो कम पे किया या ज्यादा। कम पे किया तो आउटस्टैंडिंग, ज्यादा पे किया तो प्रीपेड। यानी कि सर ये पिछला चैप्टर जैसे ही है क्या? बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना रहे हैं, बस बीच में थोड़े थोड़े करंट लगेंगे। और उस करंट का नाम क्या है बता सकते हैं आप में से कोई? करंट मींस व्हाट? करंट का नाम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। क्या बात क्या बात, करंट मींस एडजस्टमेंट सर। और इतना करंट तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं सर, बचपन से आज तक इतने बड़े हो गए हैं। एक्रूड इनकम मींस व्हाट? द इनकम, the income which has earned, which we have earned, the income which we have earned, but cash not
yet received till the end of the year. Cash not received till the end of the year. ईयर एंड हो गया, कुछ पैसा ऐसा था सर जो हमने कमा तो लिया था बट कैश रिसीव नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूं आपको कमीशन मिलना था और मिल गया तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन रिसीव्ड, या टू कमीशन भी लिख सकते हैं, राइट। और अगर मैं कहूं बेटा नहीं मिला, मिलना था लेकिन मिला ही नहीं, तो आप एंट्री क्या करोगे, अक्रूड कमीशन डीआर टू कमीशन, इंस्टेड ऑफ कैश क्या वर्ड लिख देंगे, कमीशन, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की क्या होती है बेटा, असेट। वो पैसा जो आपने कमा लिया लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। यानी कि इसकी एग्जैक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए सर, कमीशन अकाउंट डीआर, सॉरी इनकम अकाउंट डीआर, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं ना, पेपर में कभी कमीशन भी एक्रूड हो सकता है, रेंट भी एक्रूड हो सकता है, इंटरेस्ट भी एक्रूड हो सकता है, तो हम अभी क्या नाम लिखेंगे, इनकम अकाउंट डीआर टू एक्रूड इनकम, इनकम अकाउंट डीआर टू अक्रूड इनकम। और अगर इनकम मिल जाती कैश में तो हम क्या लिखते, कैश अकाउंट डीआर टू अक्रूड टू कमीशन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया बेटा, मैंने एंट्री गलत लिख दी। द एंट्री शुड बी, अक्रूड इनकम असेट होती है और असेट डीआर होती है, अक्रूड इनकम अकाउंट डीआर टू इनकम, अक्रूड इन, देखिए आराम से समझिए, अगर कैश मिल जाता तो आप क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन या कैश अकाउंट डीआर टू इनकम। लेकिन सर यहाँ पर कैश नहीं मिला तो इंस्टेड ऑफ कैश हमने कौन सा अकाउंट डीआर कर दिया, अक्रूड इनकम, ये हमारी असेट होती है सर, और टू में कंसर्न जो भी रेस्पेक्टिव इनकम है। अगर ये कमीशन होता तो हम क्या एंट्री लिखते हैं, अक्रूड कमीशन डीआर टू कमीशन। अगर ये रेंट हमें कम रिसीव हुआ होता तो हम क्या एंट्री करते, अक्रूड रेंट डीआर टू रेंट, राइट बच्चों। सर अब इसके दो इफेक्ट बता दो, सीधी सी बात। पहला इफेक्ट, इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें मेन सीखना ही क्या है, इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर वन, सर देखो ट्रेडिंग के सीआर में तो कोई इनकम आती नहीं है, सीधी सी बात है, कुछ भी प्रॉफिट है किसके क्रेडिट में आता है, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। सर कुछ कम मिला है ना, ऐड कर दो सर, ये लो, अगर इनकम कम रिसीव हुई है तो ऐड कर दो, एक्चुअल इनकम पता चल जाएगा। और दूसरा इफेक्ट, सर ये लिखा तो है आपने असेट, यानी कि इसे दूसरा इंपैक्ट कहां लिख देंगे, असेट साइड इन बैलेंस शीट। और अच्छे से क्लियर करना है, एक बार ये डायग्राम देख लो, बैलेंस शीट, वही चीज कर रहा हूं जो मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पर सारी चीजें दिखा दी है। तो यानी कि अगर कोई बच्चा ये पढ़ लेता है, ये पेज जो अभी आपको दिख रहा है, इसके थ्रू 4 एडजस्टमेंट फ्री है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मतलब वो इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है बट एडवांस मिल गई, ज्यादा मिल गई, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सर, सिंपल सी बात। आ जाइए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। अर्नड इनकम, the income which is related to next year, the income which is related to next year, right बच्चों। but amount received in advance, amount received in advance, सर एडवांस पैसा मिल गया, सर ये तो फिर हमारी लायबिलिटी हो गई, ये क्या बन गया हमारे लिए, लायबिलिटी बन गया सर। इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट सोचिए। सर इसकी जर्नल एंट्री बहुत इजी है, अक्रूड की रिवर्स कर दो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट में आता है, द एंट्री विल बी इनकम अकाउंट डीआर टू अर्न इनकम, इनकम अकाउंट डीआर टू अर्न इनकम, डन। ये लीजिए सर, इसके भी दो इम्पैक्ट बता दीजिए। अभी अभी हमने बात की थी वो पैसा जो हमें एडवांस मिल गया, सर ये हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसे सबसे पहले पी एंड एल के क्रेडिट साइड में लेस कर देंगे, बिकॉज सर ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये करंट ईयर की इनकम है ही नहीं सर। और दूसरा इम्पैक्ट, सर ये लायबिलिटी, अगर हमें कभी भी पैसा एडवांस मिल जाए तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब इसका एक शॉर्टकट,
क्लोजिंग स्टॉक तो आप सबको पता है। इसके अलावा अगर मैं 4 एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूं, 4 एडजस्टमेंट कौन से हैं बच्चों? 4 एडजस्टमेंट जरा देखिए सर। या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, या प्रीपेड एक्सपेंस आता है, या फिर अक्रूड इनकम। बेटा मुझे अपनी लाइफ में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये, और आई थिंक मैं इसलिए टीचर बना, सीधी सी बात है, क्योंकि ये है तो बहुत इजी। एक तो ऑनलाइन चल रहा है, फिर भी मैंने आई थिंक अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन किया। अब आप एग्जांपल्स करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कम पे किया, तो ऐड कर दो। पहला इंपैक्ट क्या करेंगे इसे? हमेशा है, जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है ऐड कर दो। प्रीपेड मतलब ज्यादा पे कर दिया, लेस कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा इंपैक्ट सर ये लायबिलिटी है, क्योंकि सर पे नहीं किया। और प्रीपेड मतलब ज्यादा पे कर दिया, तो सर इसका दूसरा इंपैक्ट ये आपकी असेट है, ये हमारी असेट है सर। अक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमने कमा ली बट पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए, कम रिसीव हुए, सर ऐड कर दो, ऐड कर दो, इनकम है हमारी। और सर असेट, ये हमारी असेट है, क्योंकि वो पैसा जो हमने कमा लिया बट कैश रिसीव नहीं हुआ, वो हमारी एसेट है। एंड द लास्ट वन अर्न ऑन इनकम, सर वो पैसा जो नेक्स्ट ईयर का था हमें एडवांस मिल गया, सर ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, लेस करना पड़ेगा सर इसको, राइट। और ये हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो अगर आप इन सबका सीक्वेंस देखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास कई बार गधे किस्म के बच्चे भी होते हैं बेटा, वो भी हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए ऐसा शॉर्टकट भी हम बनाते हैं। क्योंकि जो कंसेप्चुअल समझना चाहे कंसेप्ट से समझा दिया, जो शॉर्टकट से समझना चाहे शॉर्टकट से समझा दिया। लायबिलिटीज, असेट, असेट, लायबिलिटी। अब ये पेज तो आप दिमाग में रख सकते हो या नहीं रख सकते? इतना हम रख सकते हैं। तो आइए आगे का एक क्वेश्चन देखिए। सर क्वेश्चन कैसे करना होता है हमें? क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। अगेन कुछ गिनती की इंफॉर्मेशन हम आपको ट्रायल बैलेंस की दे रहे हैं, जिसमें क्या क्या है? सैलरी भी दिख रहा है, रेंट भी दिख रहा है, इंश्योरेंस भी दिख रहा है। हमें क्या करना होता है सर? हमें पहले एडजस्टमेंट पढ़ने होते हैं, और जिससे रिलेटेड है उसके आगे डॉट लगाना है। बताइए एडजस्टमेंट, सर पहला सैलरी के बारे में कुछ कह रहे हैं, डॉट लगा दो। सर दूसरा रेंट के बारे में कह रहे हैं, डॉट लगा दो। तीसरा इंश्योरेंस के बारे में कह रहे हैं, डॉट लगा दो। सर व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब ये हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमें करना क्या है? अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले सारे टर्म्स लिखने हैं, जो टर्म जहां आता है लिख दो। सर ये तीनों ही टर्म्स P&L के हैं। कहां के हैं? P&L के। तो छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, और उसके बाद P&L के टर्म्स लिख दिया, और डॉट मींस इनके नीचे एक एक लाइन छोड़नी है। सबसे पहले सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। आइए, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इनकी अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखनी है। बताइए क्यों? सर इनके नीचे एक एक डॉट लगा दीजिए। पेपर में आपको अपने रजिस्टर में डॉट लगाना है 100%। ठीक है, अब इनकी अमाउंट लिखते हैं जल्दी से। 28, 15 और 8। 28, 15,000 और 8,000। 28, 15 और 8। मेरे हिसाब से इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। 28, 15 और 8। अब जल्दी से एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास। पहला एडजस्टमेंट, सर सैलरी टू बी पेड 2,500 पर मंथ। इट मींस हमें पता है ईयर में 12 मंथ्स होते हैं सर, इनटू में 12 के हिसाब से सर एक्चुअल सैलरी 30,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? यस यस, एक्चुअल सैलरी 30,000। सर हम चेक करते हैं हमने कम पे की है, ज्यादा पे की है। सर हमने कम पे की है, ज्यादा पे की है? कितनी पे की हमने, कम या ज्यादा? बोलो बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। यस स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, क्या लगता है? एनीबडी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। ढक्कन है क्या आप सब भाई? हेलो। 2,500 पर मंथ पे करनी थी, 12 से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल सैलरी कितनी बनी? एक्चुअल 30,000। हाउ मच वी हैव पेड? हाउ मच वी हैव पेड? बोलो बोलो बोलो। 28। सर हमने So outstanding. आउटस्टैंडिंग है, यस सर, ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज, और बाहर एक्चुअल एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 30,000। सर लेकिन एक बात है, सच में तो ये पे किया ही नहीं है, तभी तो इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ आएगा? इसका दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज, डन, खत्म। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट। सर रेंट ड्यू बट नॉट पेड, सर ये भी आउटस्टैंडिंग है सर, इसको भी ऐड करते हैं। जल्दी से 5,000 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने रेंट कम पे किया।
ये लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 5000 और बाहर एक्चुअल रेंट आ गया 20। सर लेकिन ये 5000 पे तो किया ही नहीं है, तो इसका दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, राइट? क्लास ओवर हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टास्क है, मैं पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2, दिस इज योर टास्क, कंप्लीट इट, राइट? ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट